नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के संबंध दो राहे पर खड़े हो गए हैं। बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार हर वो फैसला ले रही है जिससे हिंदुस्तान में चिंता बढ़ रही है। हिंदुओं पर बढ़ रहे हमलों को बांग्लादेश प्रोपेगेंडा बता रहा है, जबकि बांग्लादेश की मीडिया ही कह रहा है कि हिंदुओं पर हमला करने वाले लोगों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इस बीच बांग्लादेश सरकार ने पाकिस्तान को छूट देना भी शुरू कर दिया है, जिससे हिंदुस्तान की चिंता बढ़ती दिख रही है। तो आखिर क्यों बांग्लादेश बना हिंदुस्तान का दुश्मन, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान ने फिर दी आंदोलन की चेतावनी। सीरिया में एक और शहर पर विद्रोहियों ने किया कब्जा। और चलते चलते में देखेंगे दक्षिण कोरिया में गहराते राजनीतिक संकट को। अब खबर विस्तार से। बांग्लादेश का रुख बदला बदला दिख रहा है। अब वो हिंदुस्तान को दुश्मन और पाकिस्तान को दोस्त मान रहा है। 6 महीने पहले की अगर बात करें तो बांग्लादेश में पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क माना जाता था। लोग 1971 से पहले की घटनाओं को याद करते थे, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। ये बदलाव शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद आया है। आज बांग्लादेश में लोग पाकिस्तान को अपना दोस्त और भाई बता रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान को वो बांग्लादेश का शोषण करने वाला मुल्क मान रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर बांग्लादेश की बढ़ती नरमी हिंदुस्तान के लिए चिंता का कारण बनती दिख रही है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने इसी कड़ी में एक और कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा नियमों में ढील दे दी है। पाकिस्तानियों को अब बांग्लादेश यात्रा के लिए सुरक्षा मंजूरी लेना जरूरी नहीं होगा। विशेषज्ञों का कहना है बांग्लादेश के बीच ये दोस्ती भारत के लिए पूर्वी और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा चुनौती पैदा कर सकती है। बता दें कि बांग्लादेश में साल 2019 में शेख हसीना सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सुरक्षा मंजूरी जरूरी कर दी थी और इस फैसले को यूनुस सरकार ने अब पलट दिया है, जिससे हिंदुस्तान के लिए चुनौती पैदा हो गई है। बांग्लादेश का ये आदेश कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को बांग्लादेश की यात्रा करने का मौका दे सकता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चिंता का कारण ये है कि उसका सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश से ही लगता है। करीब 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा हिंदुस्तान और बांग्लादेश साझा करते हैं। अब तक हिंदुस्तान को बांग्लादेश सीमा पर ज्यादा सुरक्षा बंदोबस्त नहीं करना पड़ता था, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश सरकार हिंदुस्तान के खिलाफ सख्त रुख दिखा रही है, उसके बाद हिंदुस्तान में चिंता दिख रही है। दरअसल बांग्लादेश में आवामी लीग की जब भी सरकार रही तो उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध अच्छे नहीं रहे। इसके पीछे 1971 में बांग्लादेशियों पर पाकिस्तानी सेना के उत्पीड़न और 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की जान लेने के मामले में आईएसआई की भूमिका इसकी वजह रही है। हालांकि 2001 और 2006 के बीच जब बांग्लादेश में बीएनपी और जमात इस्लामी का शासन था, तो उस दौरान पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई काफी सक्रिय थी। बीएनपी के शासन में भी बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब जाता दिखाई दिया था। अगर अब आईएसआई एक बार फिर से बांग्लादेश में सक्रिय हो जाता है तो पूर्वोत्तर के विद्रोही हिंदुस्तानी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की तुलना में बांग्लादेश से हिंदुस्तान में घुसपैठ करना बहुत आसान है और आईएसआई आसानी से आतंकवादियों को बांग्लादेश के रास्ते हिंदुस्तान भेज सकता है। जब बीएनपी की बांग्लादेश में सरकार थी तो उस समय हिंदुस्तान में हुए कई आतंकी हमलों का कनेक्शन बांग्लादेश से जुड़े हुए थे। 2004 में चटगांव बंदरगाह के रास्ते 10 ट्रकों में हथियारों की तस्करी की कोशिश में भी पाकिस्तान की कथित तौर पर भूमिका थी। बीएनपी सरकार के कुछ मंत्री तक हिंदुस्तान में उग्रवाद को बढ़ावा देने में शामिल थे और इस बीच पाकिस्तान एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मोहम्मद यूनुस सरकार के साथ ही पाकिस्तान ने बीएनपी नेतृत्व से भी संपर्क साधा है, जिससे वो एक बार फिर बांग्लादेश में अपना प्रभुत्व बना सके। बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ ने ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया से मुलाकात की है। 1971 के बाद पहली बार एक पाकिस्तानी मालवाहक जहाज बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर भी हाल ही में पहुंचा है। पाकिस्तान ने हथियारों की एक खेप भी बांग्लादेश भेजी है। बात अब पाकिस्तान की। बांग्लादेश में पाकिस्तान का अब दखल बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद भी मुसीबत में दिख रहा है। आर्थिक हालात तो पहले से संभल नहीं रहे हैं। इस बीच जेल में बंद इमरान खान पाकिस्तान सरकार की मुसीबतों को अलग से बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान के आदेश पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई का करो या मरो प्रदर्शन भले ही नाकाम हो गया है, लेकिन इमरान खान के तेवर अभी तक नरम नहीं पड़े हैं। उन्होंने एक बार फिर से सरकार को धमकी दे दी है। इमरान ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देंगे।
इमरान ने इसकी जानकारी एक्स पर दी है। सरकार से बातचीत के लिए इमरान खान की तरफ से 5 सदस्यों की कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, जिसमें उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर, साहिबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर शामिल हैं। ये समिति 2 बिंदुओं पर संघीय सरकार के साथ बातचीत करेगी, जिसमें 9 मई 2023 की घटनाओं की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन और मुकदमे का सामना कर रहे लोगों की रिहाई शामिल है। इसके अलावा 26 नवंबर की देर रात पीटीआई प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग भी की गई है। इमरान ने सरकार के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखने के साथ ही ये धमकी भी दी है कि अगर ये दोनों मांग नहीं मानी गई तो 14 दिसंबर को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इमरान ने यह भी कहा है कि इस आंदोलन के परिणामों के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। आपको बता दें, इमरान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करो या मरो आंदोलन किया था। इस्लामाबाद तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे, लेकिन सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आधी रात को कार्रवाई की, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। इमरान खान की पार्टी का दावा है कि प्रदर्शन में उसके 12 कार्यकर्ता मारे गए और 1000 गिरफ्तार हुए। इमरान का दावा है कि सेना ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोला बारूद तक का इस्तेमाल किया था, जबकि सरकार ने पीटीआई के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। सरकार का कहना है कि इमरान की पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुए टकराव में 3 रेंजर्स और पुलिसकर्मी की जान चली गई थी। अब बात मिडिल ईस्ट की। इस समय सीरिया जंग का मैदान बना हुआ है। अलकायदा से जुड़े हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के विद्रोहियों ने सीरिया की सरकारी सेना पर जबरदस्त हमला किया है और अब एक और शहर हामा पर HTS के विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। हामा पर कब्जे के बाद HTS जेल पर कब्जा कर लिया और वहां से लोगों को रिहा कर दिया गया। हामा शहर में करीब 10 लाख लोग रहते हैं और ये अलेप्पो से 110 किलोमीटर दूर है, जहां विद्रोहियों ने सबसे पहले कब्जा किया था। उधर सीरिया की सेना ने कहा है कि उसने रणनीति के तहत अपने सैनिकों को अब शहर से बाहर तैनात किया है, जिससे जंग में आम लोगों की जान नहीं जाए। HTS के हमला होने पर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना हामा शहर से भाग खड़ी हुई है। असद ही नहीं, इससे रूस के लिए भी बड़ी टेंशन पैदा हो गई है। HTS के विद्रोही हामा पर कब्जा करने के बाद अब टार्टस और लटाकिया की ओर बढ़ सकते हैं। टार्टस में ही रूसी नौसेना का दशकों से नेवल बेस है। रूसी सेना ने HTS को रोकने के लिए मिसाइलों की बारिश की है और फाइटर जेट से बम गिरा रही है, लेकिन इससे वो विद्रोहियों की बढ़त नहीं रोक पा रही है। HTS के कमांडर ने ऐलान किया है कि अलेप्पो और हामा के बाद अब होम्स शहर का नंबर है, जो धार्मिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले सीरिया के राष्ट्रपति ईरान और रूस की मदद से अपने विद्रोहियों को मात दे रहे थे, लेकिन ये दोनों ही देश अभी युद्ध में घिरे हुए हैं। रूस जहां यूक्रेन में फंसा हुआ है, वहीं ईरान की इजराइल ने कमर तोड़ रखी है। ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह की मदद से अब तक सीरिया को सैन्य मदद दे रहा था, लेकिन इजराइल ने उसे तबाह कर रखा है। रूस और ईरान की ये हालत देखकर तुर्की के इशारे पर HTS के विद्रोहियों ने हमला शुरू किया। जिस तरह से HTS के विद्रोही लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उससे सीरिया की सरकार गिर सकती है। आपको बता दें कि सीरिया में साल 2011 से ही गृह युद्ध चल रहा है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग मारे गए हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग सीरिया को छोड़ चुके हैं। बताया जा रहा है कि HTS के विद्रोही कई दिन से हामा शहर पर हमला कर रहे थे, लेकिन अब उनको सफलता मिल गई है। विद्रोहियों के कमांडर हसन अब्दुल घनी ने कहा कि सीरिया की सरकार के साथ कई जिलों में भीषण लड़ाई चल रही है। दावा किया जा रहा है कि विद्रोहियों को तुर्की से मदद मिल रही है, इसलिए ईरान और रूस ने इस हमले को लेकर तुर्की से बात की है, लेकिन एर्दोगान इसे रोक नहीं रहे हैं। एर्दोगान के लिए ये समय एक मौके की तरह है। वो किसी भी कीमत पर असद सरकार को हटाना चाहते हैं। अब चलते चलते में देखते हैं कि क्या होगा दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने मंगलवार को देश में मार्शल लॉ की घोषणा करके सभी को चौंका दिया था। यून ने कहा था कि ये कदम उत्तर कोरिया से मिल रही धमकी और देश विरोधी ताकतों को रोकने के लिए उठाया गया है। वैसे यून की कोशिशों को राजनीतिक माना गया, जिसके चलते दक्षिण कोरिया में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। रात को ही संसद की कार्यवाही की गई। संसद ने मार्शल लॉ के फैसले को पलट दिया। इस मामले की पूरी जिम्मेदारी दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून ने ली और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब यून की मुश्किलें बढ़ रही हैं। विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर चुका है। वैसे तो विपक्ष के पास महाभियोग पास कराने लायक समर्थन नहीं है, लेकिन अब सत्ता पक्ष ही राष्ट्रपति के खिलाफ हमलावर हो गया है। दक्षिण कोरिया की सत्तारूढ़ पार्टी के नेता
हान डोंग-हुन ने कहा कि राष्ट्रपति यून सुक योल की संवैधानिक शक्तियों को निलंबित करना जरूरी है। डोंग-हुन ने कहा कि उन्हें ये जानकारी मिली है कि राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ के दौरान प्रमुख सियासी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए सेना का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा यह बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति की शक्तियों को जल्द निलंबित किया जाएगा, क्योंकि वो फिर से मार्शल लॉ लागू करने जैसे खतरनाक कदम उठा सकते हैं जो दक्षिण कोरिया और उसके नागरिकों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। इस बीच विपक्षी दल के नेता ली जे म्यांग का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रपति का वीडियो उन्होंने देखा जिसमें वो देश में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर रहे हैं, तो पहले तो उन्हें ये विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये डीप फेक है, लेकिन जल्द ही समझ में आ गया कि नहीं, देश में मार्शल लॉ लागू किया गया है। बात अब महाभियोग की करें तो दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली में 2/3 सदस्यों यानी 300 में से 200 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। विपक्षी दलों के पास कुल 192 सीटें हैं, लेकिन जिस तरह से विपक्ष को सत्ताधारी दल का समर्थन मिल रहा है, उससे साफ है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास हो सकता है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।